तो ठीक है, मैं कुछ जानकारी आप लोगों को दूंगी, लेकिन शॉर्ट में मैं स्टोरी आपको अपनी सुनाना चाहूंगी। मेरा नाम एकता सहदेव है और मैं सच बताऊं तो मैं बचपन से बहुत बड़ी ड्रीमर रही हूँ, बहुत सपने देखा करती थी। सपने इतने बड़े थे कि मतलब जो मेरा मेन ड्रीम था कि मुझे लोग मेरे नाम से जाने, मैं अपनी पहचान चाहती थी। और मुझे एक चीज समझ में आई, अगर मुझे फोकस कराना है, आप मेरी कोई भी बचपन की फोटोग्राफ जैसे मैं सेमिनार में दिखाती हूँ, तो हर फोटोग्राफ में कुछ ना कुछ उटपटांग करती थी, कभी ऐसे करती थी, कभी ऐसे करती थी, मतलब हर तरीके से एक्शन बनाती थी ताकि फोटो आए तो लोग पूछे कि ये कौन है। तो मतलब मुझे शुरू से जो एक नेम फेम की वो थी कि मुझे नेम फेम चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगी, अब नेम फेम के लिए मैं सच बताऊं हमें ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। हमें ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैंने सच बताऊं मैं पढ़ने में कुछ ज्यादा ही होशियार हो गई थी। सच बताऊं पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था मेरा। मैं 9 तक तो फर्रे चला चला के पास हुई थी, क्योंकि 10th में फर्रे नहीं चलते। तो उसमें मेरी कंपार्टमेंट आई थी दो चीजों में, दो सब्जेक्ट में, मुझे अच्छे से ध्यान है, मैथ्स में और संस्कृत में मेरी कंपार्टमेंट आई। लेकिन मुझे उसका मैंने एग्जाम दिया तो एक में कंपार्टमेंट दोबारा आ गई, फिर मैंने कर दिया साइड। क्योंकि मैंने सच बताऊं मुझे मैंने कुछ, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी मैंने बुक्स पढ़ी, मैंने कुछ लोगों से सुना कि अगर हमें मॉडलिंग लाइन में जाना है, मेरा फोकस था कि मुझे लोग, मैं मॉडल बनूं। मैं सच बताऊं मैं देखने में इतनी गंदी हुआ करती थी, ये तो आज लोग मुझे बोलते हैं कि मैम आप, हम आपके जैसा बनना चाहते हैं, या मैं सच बताऊं मैं बहुत गंदी हुआ करती थी। मतलब मेरे अंदर वो क्वालिटी थी ही नहीं, वो सब वेस्टीज में आने के कारण हुआ है। वेस्टीज मैनेजमेंट का इसमें बहुत बड़ा योगदान है और हमारे राजीव शर्मा जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, जो मैं आज इस तरीके से लोग मुझे मानते हैं। तो चलिए मैं बताना चाहूंगी, मैं मॉडलिंग लाइन में जाना चाहती थी कि मैं मॉडल बनूं। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ गई थी, मैंने जितने भी फीमेल्स को देखा, जितनी भी जैसे मॉडल, या हम समझ लें एक्टर हो गई, करिश्मा कपूर हो गई या ऐश्वर्या राय हो गई, मैंने इन लोगों को सुना। मतलब मैंने इनको पढ़ा नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता था बुक्स भी पढ़ते हैं, है ना। मुझे मतलब कि हमें आगे बढ़ना है तो हमें बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। तो मैंने इन लोगों के बारे में सुना कि इन लोगों ने ज्यादा पढ़ाई नहीं करी, ये फिर भी मॉडल बनी है। तो मैंने पढ़ाई से बिल्कुल मन हटा लिया। लेकिन अब मुझे एक डर था, एक तो मेरी हाइट कम, एक मैं देखने में इतनी गंदी, तो मुझे मॉडल कौन चुनेगा, तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैंने स्टार्टिंग करी 500 रुपए के, मैंने कहा मुझे जॉब करनी है। 500 रुपए में मेरी स्टार्टिंग हुई थी। मुझे याद है मैं फैक्ट्री में माला पिरोया करती थी, एक फैक्ट्री में थी। तो मतलब सारे जेंट्स और बड़ा, आज बड़ा फील होता है, मतलब क्या क्या चीजें हमने करी है। लेकिन हाँ, हम उन रास्तों से निकल के जाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं ये चीज देखो, अपना पिछला टाइम भूलना नहीं चाहिए। मैं सच बताऊं मेरे रोंगटे खड़े होते हैं जब भी मैं पिछला अपनी बातें बताती हूँ। तो फैक्ट्री में माला पिरोया करती थी, पता नहीं कैसे कैसे गंदे गंदे, मतलब मुझे नहीं पता मैंने वो टाइम जो निकाला। लेकिन हाँ, मैंने वहां 6 महीने जॉब करी। लेकिन मुझे समझ में आ गया 500 रुपए से मेरा कुछ भी भला होने वाला नहीं है, मैं अपने सपने पूरे नहीं कर पाऊंगी। उसके बाद मैंने कपड़ों के शोरूम में लगी। वहां पे मेरी जो इनकम थी वो 2,000 रुपए महीना, बट मुझे वहां से भी निकाल दिया गया। ये भी आप मेरी डीपली जब सक्सेस स्टोरी सुनेंगे, क्योंकि आज हमारे पास बिकॉज 1 घंटा है, जिसमें से 45 मिनट मेरे पास है, और 45 मिनट हम सर को सुनेंगे। बिकॉज सर को सुने बिना तो 15 मिनट हम सर को सुनेंगे, सर को सुने बिना ये मीटिंग अधूरी रहती है। तो मेरे पास 45 मिनट है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं ज्वेलरी के शोरूम में लगी। उसके बाद ज्वेलरी के शोरूम के बाद मैं कॉस्मेटिक लाइन में आई। मुझे समझ में आ गया कि मुझे कॉस्मेटिक से, अगर देखो मेरा शौक था कि मैं अच्छा अच्छा दिखूं, क्योंकि मैं अच्छी नहीं दिखती थी। ये सब चीजें मैंने एनालाइज करी हैं शिवराज सर की सोच ट्रेनिंग से, कि मैं सच में कितनी गलत थी। अच्छा अच्छा दिखना चाहती थी, लोग मुझे पसंद करें, लोग मुझे प्यार करें, क्योंकि वो कमी मैंने जो शुरू से देखी, कोई मुझे प्यार नहीं करता था। मतलब मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब मैं 6 साल की थी तब मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। तो मतलब वो प्यार की कमी देखी। मेरी मम्मी दीदी को, मेरे दादाजी दीदी को प्यार करते थे, मेरी मम्मी भाई है छोटा, मतलब ठीक है, माँ बाप कभी भेदभाव नहीं करते। लेकिन बीच का बच्चा होता है ना, वो ना इधर का होता है ना उधर का होता है ना। पर मैं पापा की लाडली थी, लेकिन लाडलापन ज्यादा समय तक नहीं रहा। लेकिन हाँ, ड्रीम्स वहां से बढ़ने चालू हुए जब मैं कॉस्मेटिक लाइन में गई। वहां से ड्रीम बढ़ना स्टार्ट हुए कि एकता अगर तुझे अपने ड्रीम पूरे करने हैं, क्योंकि मैं वहां पर देखती थी फीमेल्स आती थी, कॉस्मेटिक लेती थी, इतनी महंगी महंगी लिपस्टिक लिया करती थी। तो मैं देखती थी 750 रुपए की लिपस्टिक है, मैम आप लोगे, दे दो। मैं कहती थी यार कितने महंगी महंगी कॉस्मेटिक ले लेती हैं ये। तो मेरे को एक चीज समझ में आ गई, अगर मुझे अपने सपने पूरे करने हैं तो मुझे शादी करनी पड़ेगी। तो एक मेरा ये थॉट मतलब मेरे दिमाग में आ गया था कि मुझे शादी करनी पड़ेगी। इसी बीच में मैं मम्मी के पीछे पड़ गई, मम्मी मुझे शादी करनी है, मुझे नहीं पता मुझे शादी करनी है। तो कहीं ना कहीं मेरे को एक जिद का कारण, जो मुझे जिद्दी बनाया ना,
वो हमारे कुछ रिलेटिव हैं जिन्होंने मुझे जिद्दी बना दिया। मैं सच बताऊं तो मैं शादी करने के लिए इतनी वो हो गई थी कि मुझे शादी करनी है। तो अब जब हमारे नाना जी को मम्मी ने बात बताई तो नाना जी ने कुछ कुछ चीजें ऐसे जैसे कोई अच्छा लड़का आता था तो 5-6 हजार रुपए कमाने वाला होता तो मेरे लिए दिखाते थे, और कोई 50 से 60 हजार रुपए कमाता था तो वो मेरी कजन के लिए आते थे रिश्ते। तो मैंने नाना जी को एक लाइन बोली थी, नाना जी आप मेरे लिए रिश्ता आप मत ढूंढो, मैं खुद ढूंढूंगी। फ्रेंड्स बिलीव करोगे, मैंने जो अपना रिश्ता किया, सच बताऊं तो मैंने न्यूज़पेपर के थ्रू, मैंने न्यूज़पेपर में ऐड दे दी। मतलब मुझे अपने सपने पूरे करने के लिए मुझे एक चीज समझ में आई, मुझे शादी शादी करनी पड़ेगी। मैंने न्यूज़पेपर में ऐड दी और उसके बाद आज अभिषेक सहदेव जी मुझे न्यूज़पेपर के थ्रू ही मिले थे। तो थैंक्स बोलूंगी, सच में कहते हैं ना ऊपर वाला जोड़ी मतलब बना के भेजता है, और मैं बहुत लकी हूँ कि अभिषेक मेरी लाइफ में आए। और सच में मैं आगे कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी एक ही बार दरवाजा खटखटाती है, जो मेरे लिए खटखटाई थी सन 2013 दिसंबर में। फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगी, मेरे 3 बच्चे हैं, और जब मेरी वेस्टीज की शुरुआत कैसी हुई, मैंने घर में एक पार्लर, छोटा सा पार्लर खोला हुआ था। हमारे पड़ोस में एक मीटिंग हो रही थी, मेरी मदर इन लॉ को कैंसर की प्रॉब्लम थी, उनको हर 6 महीने में कीमो चढ़ती थी। बट कीमो जब चढ़ती थी उनको तो मतलब बिल्कुल हार मान चुके थे हम लोग। तो मुझे किसी ने बताया आपके पड़ोस में मीटिंग है तो आप एक बार आओ उधर, आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो मैं बताना चाहूंगी मेरी ज्वाइनिंग जो वेस्टीज में हुई, आने का कारण क्या था, जब फोल्डर खोला तो मैं एक बार थैंक्स बोलूंगी राजीव शर्मा जी को। जब फोल्डर खोला तो उन्होंने ड्रीम दिखाने स्टार्ट किए, तो मैंने वो फोल्डर बंद कर दिया। मैंने कहा मुझे मेरे वो ड्रीम्स अभी खत्म हो गए हैं, आप मुझे ये बताओ कि मुझे यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ को ठीक करना है, तो उनके उसके लिए क्या वो है, मुझे ये सब ड्रीम, मेरे सपने सब मर चुके हैं। क्योंकि सच में मैं सच बताऊं फ्रेंड्स, जो सपने एक लड़की देखती है, खासकर फीमेल, कि मतलब हम लोग शादी के बाद वो सबके सपने होते हैं कि एक राजकुमार आएगा घोड़ी पे लेके, मतलब घोड़ी लेके आएगा, और हमें बहुत सारा पैसा होगा हमारे पास, हम राज करेंगे। लेकिन वो सच में वो ख्वाब ही होते हैं, है ना। मतलब देखो घर का काम तो करना पड़ेगा, बट मुझे सब चीजें नहीं पता थी कि हम घर जाके हमें काम भी करने पड़ते हैं। वो सब कभी आप मेरी सक्सेस स्टोरी सुनोगे तो उसमें आपको सुनाऊंगी मैं। बट ठीक है, अब जो है, अब मेरे हस्बैंड की क्वालिफिकेशन भी ज्यादा नहीं थी, लेकिन मेरे को जब पता लगा कि वो 15,000 रुपए महीना कमाते हैं तो टेंशन में बहुत ज्यादा होने लग गई कि हम 15,000 में घर का खर्चा कैसे करेंगे। मम्मी डैडी जी, 3 बच्चे, हस्बैंड और मैं, हम 15,000 में कैसे सरवाइव करेंगे। मुझे जॉब करनी पड़ेगी। फिर मैंने पार्लर खोला, लेकिन पार्लर में इनकम नहीं, क्योंकि तीसरी मंजिल पे पार्लर था। उसके बाद जब राजीव शर्मा जी ने मुझे फोल्डर दिखाया तो मैंने फोल्डर बंद कर दिया। मैंने कहा नहीं करना, मुझे सिर्फ सप्लीमेंट दो। उन्होंने बोला कि आप ये सप्लीमेंट है, आप ये दे दो। लेकिन मैंने उस टाइम सच बताऊं, उन्होंने मुझसे ज्वाइनिंग करने के लिए बोला, मैंने ज्वाइनिंग नहीं करी क्योंकि मुझे फेथ नहीं था। मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचने वालों में से थी। मुझे विश्वास नहीं होता था कि कंपनियों से मतलब पैसा कैसे आ सकता है, तो मैंने विश्वास नहीं किया। लेकिन जब 6 महीने हमने 6 महीने लगे, मैंने अपनी मदर इन लॉ को सप्लीमेंट दिए, हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर भी शॉक्ड हो गया कि आपने इनको दिया क्या है। तो मुझे ध्यान है, जब उन्होंने बोला जिन्होंने आपको ये प्रोडक्ट दिए उनको बुलाओ, तो मैंने राजीव शर्मा जी को वहां पे बुलाया। तो मतलब ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। डॉक्टर ने कहा मुझे ज्वाइन कराओ, मेरे पास तो कितने पेशेंट है ना, तो मैं सबको ये सप्लीमेंट बताऊंगा। तो जब डॉक्टर की ज्वाइनिंग करनी थी तो मैं सर को साइड में ले गई, मैंने कहा सर ऊपर मेरी आईडी डाल देना। मतलब मजे मजे में, मजाक मजाक में बिजनेस किया। मुझे नहीं पता था इस बिजनेस से इतना पैसा भी आ सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे जब मैंने काम करना स्टार्ट किया तो सिस्टम को फॉलो नहीं किया। बिकॉज सच बताऊं, मेरे अंदर एक ईगो प्रॉब्लम थी और बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल पे थी कि मैं किसी को कुछ नहीं समझती थी। मेरे आगे मुझे ऐसा लगता था मैं इतनी समझदार हूँ कि मेरे आगे कोई भी, मतलब मैं सबको फेल कर सकती हूँ। क्योंकि मैं सेल्स गर्ल जब बनी थी ना, तो वहां पे मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हुआ कि मैं गंजे को कंगी बेच सकती हूँ, मैं इतना आगे बढ़ सकती हूँ। मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा आ गया था कि मैं सामने वाले बंदे को कुछ नहीं समझती। लेकिन बीमार लोग ढूंढने स्टार्ट कर दिए, तुम्हें थायराइड है तुम भी आ जाओ, क्योंकि मुझे रिजल्ट आया था सप्लीमेंट से। बीमार लोग ढूंढने स्टार्ट किए। लेकिन हाँ, जब सिस्टम को फॉलो नहीं किया, चेक नहीं आए, तो चैलेंजेस आने स्टार्ट हुए बहुत सारे। जैसे मेरे चेक नहीं आ रहे तो मैंने अपने सर से पूछा, सर मेरे चेक नहीं आ रहे, मुझे बताओ क्या करना है। उन्होंने मुझे सिस्टम को फॉलो करने के लिए बोला। सिस्टम क्या कहता है? सिस्टम कहता है आपको लगातार CNT सक्सेस सेमिनार में आना पड़ेगा, ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेंगी। बट घर की तरफ से चैलेंजेस आने स्टार्ट हुए। मेरी मुलाकात, सर ने मुझे सेमिनार में बुलाया, वहां पे मेरी सिद्धार्थ सिंह जी से मुलाकात हुई। वहां पे उन्होंने मुझे 3 साल का कमिटमेंट करवाया। सिद्धार्थ सर से मैंने पूछा, सर मेरी ग्रोथ नहीं हो रही, मुझे बताओ मुझे क्या करना है। 3 साल का कमिटमेंट, 3 साल आपको कोई बर्थडे नहीं, कोई एनिवर्सरी नहीं, कोई फंक्शन नहीं। फ्रेंड्स मैंने वो 3 साल का कमिटमेंट किया कि 3 साल
मैं कुछ नहीं देखूंगी, कोई बर्थडे नहीं, कोई एनिवर्सरी नहीं, कोई फंक्शन नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगी, लेकिन मुझे यहाँ से मेरा वाई क्लियर करवाया राजीव शर्मा जी ने। उन्होंने मेरे से एक ही बात पूछी थी, जैसे आपने मीटिंग्स में सुना होगा, जब उन्होंने मेरे से पूछा आपका ड्रीम क्या है, आप ड्रीम बताओ, तो मैंने उस टाइम सच बताऊं एक डर था अंदर में, ड्रीम कैसे बताऊं। तो क्योंकि मैं 10,000 रुपए, वो भी हाईएस्ट इनकम मेरी 10,000 पहुंची थी, लेकिन एक्चुअल जो थी ना 2,000 रुपए बेसिक, और जो कमीशन करके मैं पहुंचती थी वो 6 से 7,000 रुपए आया करता था। लेकिन हाँ एक डर था, मैं कैसे बोलूं कि मेरे को अपने अकाउंट में एक साथ 50,000 रुपए इकट्ठे देखने हैं। लेकिन फिर भी मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, बोलेंगे, बोल देते हैं, क्या दिक्कत है, कौन सा आने हैं। फिर भी मैंने बोल दिया सर को कि सर मेरा जो ड्रीम है ना, एक मेरे पास कन्वेंस नहीं है, क्योंकि सच में ऑफिस इतना दूर हुआ करता था, आसपास कोई ऑफिस नहीं था, कन्वेंस नहीं था, तो बसों में बहुत धक्के खाए हैं, बहुत स्ट्रगल किया बिजनेस में। शुरुआत में मैंने, शुरुआत के जो 1 साल 1.5 साल मेरा बीता है, तो बसों में सफर करती थी, तो कन्वेंस नहीं था। तो मैंने सर को बोला सर मेरे पास कन्वेंस नहीं है, मेरा पहला ड्रीम है मेरे पास स्कूटी होनी चाहिए, और दूसरा ड्रीम है कि मुझे अपने अकाउंट में एक साथ 50,000 रुपए इकट्ठे देखने हैं। मैं फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँ, सर ने मुझे उस टाइम बड़े गौर से देखा, 50,000 रुपए, तो मुझे लगा शायद सर मेरा मजाक बना रहे हैं। तो सर ने बोला, मैंने कहा सर आप ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हो। उन्होंने पूछा बस यही ड्रीम है आपका, या तो आप लाखों कमाओगे। मैंने कहा सर मेरा ड्रीम इतना ही है, लेकिन बस मुझे करना क्या है, बस मेरे को आप मुझे बताते रहो। तो मैं 100% सबमिशन में आई अपलाइन के। मैं सच बताऊं, जैसा मेरे को अपलाइन बोलते गए, जैसे राजीव सर बोलते गए, मैं वैसा वैसा करती गई। मैंने इफ बट किंतु परंतु कुछ नहीं लगाया। चैलेंजेस अपनी फैमिली की तरफ से बहुत सारे चैलेंजेस आए, कोई सुनने को तैयार नहीं होता था, कोई मानने को तैयार नहीं होता था, कोई मीटिंग में आने को तैयार नहीं होता था, तो बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे। उसके बावजूद जब मैंने सिस्टम को फॉलो किया, मुझे समझ में आ गया वाई वेस्टीज, वेस्टीज ही क्यों करना है मुझे, वो मेरा वाई राजीव सर ने क्लियर कराया। मेरे को समझ में आया कि वेस्टीज ही क्यों करना है। तो फ्रेंड मेरे को एक चीज समझ में आया कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी है ना। ये एक ऐसा बिजनेस है जो मुझे समझ में आया, ये एक ऐसा बिजनेस है जो हमें पैसा देता है, हमें खुश रखता है, हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है। फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, ये वो समुद्र है जो जितना गहरा उतरेगा ना इसमें, वो उतना ज्यादा निकाल के लाएगा। ये सच है, क्योंकि मैंने अपना वाई जोड़ा इस बिजनेस से, क्योंकि मेरा वाई था, जो मैंने अपना बचपन देखा है ना, जो मैंने अपना समय देखा है, वो मेरे बच्चे नहीं देखेंगे। फ्रेंड्स मैंने नए कपड़े किसे बोलते हैं वो हमने नहीं देखा, हमेशा अपने कजन की उतरन पहनी है। तो मेरा वो जो एक मेरे को जो पिन चुभ रही थी ना, वो पिन चुभ रही थी कि मेरे बच्चे वो उतरन नहीं पहनेंगे। मैं नहीं चाहती वो कजन के कपड़े आए दिवाली पे या किसी भी चीज पे, वो मेरे बच्चे पहने, है ना। तो मेरा वो वाई क्लियर हो गया, मुझे समझ में आ गया कि यहाँ से मैं अपने सपने पूरे कर सकती हूँ। मैं इस बिजनेस को बिल्कुल डट के लग गई, मजाक बनाओ कुछ भी करो, एक टाइम आएगा जब तुम लोग मेरे से ऑटोग्राफ लेने को तरसोगे। फ्रेंड्स मैंने ये अपने आप एक एटीट्यूड बनाया अपने अंदर कि आएगा वो टाइम जब तुम मेरे पास आओगे ना, मेरे को ज्वाइन कराओ, मैं तब भी नहीं कराऊंगी। जो लोग मेरी नहीं सुन रहे, खासकर मेरी रिलेटिव, वो मतलब ऐसे रिलेटिव किस काम के होंगे जो मतलब हम अपने हैं उनके, वो तब भी हमारी नहीं सुन रहे। तो मुझे ये चीज बड़ी परेशान कर रही थी। फ्रेंड्स मैं आगे बताना चाहूंगी, देखो प्रायोरिटी अपना वाई इस वेस्टीज के साथ जोड़ना पड़ेगा आपको, तभी आप कामयाब हो सकते हो। फ्रेंड्स अगर आप 5 से 10,000 15,000 20,000 कमाने आए हो ना फ्रेंड्स, तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है, ये बिजनेस है लाखों कमाने का। यहाँ पे आके आपकी सोच बड़ी होगी, क्योंकि फ्रेंड्स मैं हमेशा एक स्टोरी सुनाया करती हूँ। एक सोफे पे मतलब कहते हैं डुप्लीकेशन, मैंने भी एक स्टोरी सुनी थी। एक घर में मेहमान आते हैं, वो बैठे मेहमान, और उसी सोफे पे एक पप्पी बैठा हुआ है ना। वो पप्पी बैठा हुआ था, थोड़ी थोड़ी देर में कुकू 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 कर रहा है। अब ये चीज मेहमान देख रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा शॉक्ड हो रहे हैं, ये पप्पी थोड़ी थोड़ी देर में कुकू कुकू क्यों कर रहा है। अब आखिर में आके वो मजबूर हो गए, उन्होंने कहा कि चलो मैं एक बार पूछ ही लेता हूँ इनसे। उन्होंने उनसे पूछा कि आपका ये पप्पी सोफे पे बैठा हुआ है, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में कुकू कुकू क्यों कर रहा है। उन्होंने बोला उस सोफे पे हल्की सी कील निकल रही है, हो सकता है वो उसे चुभ रही हो। कह रहे हैं वो चुभ रही है तो वो उठ क्यों नहीं जाता। कह रहे हैं चुभ रही है, लेकिन इतनी नहीं चुभ रही होगी जिससे वो उठ जाए। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगी, वो अपनी कील ढूंढो, आपकी वो कील क्या है, आपने दाव पे क्या लगाया। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं मजे मजे के लिए कि मजाक में बिजनेस कर लेंगे। फ्रेंड्स ये मजे मजे के लिए नहीं है, यहाँ पे आपको दाव पे लगाओ, अपने आपको दाव पे क्या लगाना है, आपको आपने खोगे क्या,
आप देखो कितना फैमिली आप पे बिलीव कर रही है कि अगर मेरा हस्बैंड निकल रहा है या मेरी वाइफ निकल रही है तो ये कुछ बड़ा करके आएगी, ये हमारे सपने पूरे करेगी। तो कहीं ना कहीं अपना आपको वाई अपना ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि फ्रेंड्स मेरे को एक चीज समझ में आई है कि ये बिजनेस जो है हमें सिक्योरिटी देता है। मैं अगर बात करूं डॉक्टर की या इंजीनियर की, मैं अगर बात करूं तो डॉक्टर के पास सिक्योरिटी कहाँ है? वो हुनर जो है वो हमारे हाथ में है। सपोज मैं डॉक्टर हूँ, वो हुनर मेरे पास है, वो मेरे बच्चों के पास नहीं है। क्या गारंटी है कि मेरे बच्चे डॉक्टर बनेंगे? इंजीनियर है, क्या गारंटी है मेरे बच्चे इंजीनियर बनेंगे? हमारे राजीव शर्मा जी बाय प्रोफेशन इंजीनियर, लेकिन उनका वाई क्लियर हुआ कि भैया मैं जॉब करूंगा तो लाइफ टाइम में वही 60-70 हजार रुपए पे रहूंगा। लेकिन उनका वाई क्लियर हुआ, उन्होंने इंजीनियरिंग छोड़ के और वेस्टीज को करा। आज आपके सामने है 10 से 12 लाख रुपया महीना अर्निंग है उनकी आज। तो आपको अपना वो अपनी प्रायोरिटी आपको इसके साथ जोड़नी पड़ेगी। क्योंकि आपकी सिक्योरिटी आप देखो ना, सिक्योरिटी नहीं है कहीं और। आप जॉब करोगे वहां पे सिक्योरिटी नहीं है। आप अपना बिजनेस करोगे, आपका बिजनेस अगर आप संभालते हो, आपकी वाइफ को नहीं पता, तो आप समझ लो बिजनेस का क्या हाल है। और आज आपको पता है कोरोना के चक्कर में कितने लोगों की जॉब चली गई है, कितने लोगों का बिजनेस चला गया है। सिर्फ एक मात्र बिजनेस जो चल रहा है ना वो है नेटवर्क मार्केटिंग। फ्रेंड्स यहाँ पे सिक्योरिटी है। आपने सुना होगा स्नेहलता मिश्रा जी को, मतलब हस्बैंड एक्सपायर हो गए, लखनऊ में रहती हैं, हस्बैंड एक्सपायर हो गए। लेकिन जब वो एक्सपायर हुए, मतलब एक्सीडेंट के थ्रू एक्सपायर हुए थे, लेकिन उनको एबीसीडी नहीं पता वेस्टीज के बारे में। लेकिन हाँ लगातार जब उनके बच्चे उन्हें बुला रहे थे, पापा उनके बच्चे जो थे वो यूएसए में रहते थे, उन्होंने बुलाया कि आप इधर आ जाओ मम्मी, आप इधर वहां अकेले क्यों हो? उन्होंने बोला नहीं, आपके तुम्हारे पापा का आखिरी जो सपना था मैं उसे पूरा करूंगी। उनका आखिरी जो सपना था वो हाउस फंड अचीवर बनना था उनको। लेकिन उन्होंने जब देखा 6 महीने लगातार बिजनेस से पैसा आता रहा, तो उन्होंने इस बिजनेस को सीरियसली करना स्टार्ट किया। और जब सीरियसली करना स्टार्ट किया तो आज आपके सामने 3 से 4 लाख रुपए महीना कमाती हैं। आज अपना घर ले चुकी है, यहाँ से गाड़ी, लग्जरी गाड़ी ले चुकी है यहाँ से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिक्योरिटी है। ये पैसिव इनकम है, हम नहीं भी करेंगे। आज हमारे कोरोना के चक्कर में हम लोग, मैं सच बताऊं मैं भी घर से बाहर नहीं निकली, मुश्किल से 2 या 3 दिन मैं बाहर निकली होंगी, मैं भी बाहर नहीं निकली। लेकिन उसके बावजूद चेक लगातार आ रहे हैं लोगों के, बहुत सारे लोगों के चेक ही लॉकडाउन में बढ़े हैं। आप सुदर्शन मोहंती जी को देखिए, एक लाइलाज बीमारी के चक्कर में क्या हुआ था, मतलब लाइलाज बीमारी थी उनकी, वो एक्सपायर हो गए। उनकी वाइफ को भी कुछ नहीं पता, एबीसीडी कुछ नहीं पता उनकी वाइफ को भी। लेकिन उन्होंने क्या करा, बिजनेस को सीखा, अपलाइन के साथ बैठी, बिजनेस को सीखा, आज आपके सामने है 10 से 12 लाख रुपए महीना कमाते हैं। तो फ्रेंड्स ये बिजनेस सिक्योरिटी देता है। आज हम सिक्योरिटी के लिए अगर हम वेस्टीज नहीं करते तो हम लोग क्या करते हैं, एलआईसी करवा लेंगे, इंश्योरेंस करवा लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स ये बिजनेस लोगों के समझ में नहीं आता है ना। कुछ लोग तो सच बताऊं, कुछ लोग तो इस बिजनेस को ट्राई करने आते हैं, सीरियसली बताऊं, कुछ लोग बिजनेस को ट्राई करने आते हैं, कुछ लोग मतलब इनमेच्योर होते हैं। क्या बोलते हैं, लक पे भरोसा करते हैं, भगवान के भरोसे बैठे हैं। फ्रेंड्स मैं एक बात बोलूंगी, भगवान के भरोसे मत बैठो। क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठो कि आप कुछ करो तो फिर भगवान आपको कुछ सपोर्ट करें। तो आपको 100% जो है वो प्रोफेशनल होना पड़ेगा। मैं सीरियसली बता रही हूँ, ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है जो सच बताऊं आपकी कास्ट नहीं पूछता, आपकी हाइट नहीं पूछता, आपका प्रोफेशन नहीं पूछता, आपकी क्वालिफिकेशन नहीं पूछता। लेकिन फिर भी लोग इस पे शक करते हैं। सीरियसली बताऊं, लोग शक कैसे कैसे, मतलब आप देखोगे ये काली भैंस है, हरा चारा खाती है ना, हरा चारा खा के और दूध सफेद कैसे देती है। लोगों के डाउट आप सुनोगे, मतलब अजीब अजीब से डाउट है। 99% लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे। मतलब किसी ने 20 साल पहले करके छोड़ दिया, 20 साल पहले हमने भी किया था, 5,000 रुपया हमारा डूब गया। ऐसे ऐसे लोगों के क्वेश्चन आते हैं। कंपनी भाग गई तो मैं सच बताऊं फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे आके सीखना पड़ेगा। एक आपको कमिटमेंट करना है सीखने का, कि आपको सीखना पड़ेगा। सीखना, देखो कोई माँ के पेट से सीख के कोई भी नहीं आता। आपने कभी सुना है जब डॉक्टर आपका मतलब डॉक्टर ने कहा हो ये लो आपका बच्चा नेटवर्कर पैदा हुआ है, ये लो आपका बच्चा गुस्से वाला पैदा हुआ है, ये लो आपका बच्चा लेजी पैदा हुआ है। सच बताऊं कोई हाथ पकड़ के आगे लेके नहीं जाएगा, आपको खुद से सीखना पड़ेगा। इस बिजनेस को आपने अगर सीख लिया, डिपेंडेंट नहीं होना अपलाइन पे, आपको सीखना पड़ेगा। और तो और ये बात सच्ची है कि आपका अपलाइन आपको इस चीज में मदद करेगा। हम लोग, मैं सच बताऊं, हम लोग बहुत सारे ब्लेम मोड में रहते हैं। मैं आपको 3 गोल्डन रूल्स दूंगी फ्रेंड्स, मैं आपको 3 गोल्डन रूल देना चाहूंगी। सबसे पहले देखो आपको करना क्या है, पावर ऑफ योर स्पोकन वर्ड। ये सच बताऊं तो मैंने सीखा है शिवराज जी से। ये मतलब जो बोलो वो करो। मैंने शिवराज जी की जो ट्रेनिंग अटेंड करी है ना, मतलब आप देखोगे अपने लोगों ने सुना हुआ है उनको,
जब भी आप देखोगे वो करते क्या है, वो मतलब जो बोल दिया, टाइम की पंक्चुअलिटी उनके साथ इतनी है कि मतलब जो जितने बजे का टाइम है उतने बजे वो खत्म कर देंगे, और अगर लेट हो रहा है तो बता देंगे बकायदा कि मैं 2 से 4 मिनट आपकी और लेना चाहूंगा। तो पावर ऑफ योर स्पोकन वर्ड, आप जो बोलो वो करो। जो टाइम दे दिया किसी को, उस टाइम पे पहुंचो, चाहे 5 मिनट पहले पहुंचो, 2 मिनट पहले पहुंचो, लेकिन पहुंचो। पावर ऑफ यूनिटी, आपको मैं सच बताऊं, यूनिटी आपके अंदर एका होनी चाहिए। हमारी टीम में भी ऐसी है कि एकता है, एकता तो मैं हुई वैसे तो, पर एका होनी चाहिए। अपलाइन ने जो बोल दिया ना, तुरंत सारे लोग एक साथ लाइन में होने चाहिए। ये चीज मैंने सच बताऊं, मैंने भी सीखी है शिवराज जी की टीम से। एक एक बंदे को मैंने देखा है, मतलब कैसे 100% समर्पित है अपने अपलाइन के लिए। जैसे मैं समर्पित हूँ ऐसे मेरी टीम मेरे को समर्पित है, लेकिन जो मैंने मतलब बिल्कुल 100% समर्पित देखा है ना, वो देखा है मैंने शिवराज जी की टीम में। मतलब आप मनोज मिश्रा जी को देखो, आप बजरंग जी को देखो, आप मतलब कितने लीडर्स हैं, आप मतलब बी आर राठौर जी को देखो, कितने बड़े बड़े लीडर हैं जो 100% समर्पित है अपने अपलाइन के। जो अपलाइन ने बोल दिया वो एकदम एक लाइन में खड़े हैं। और सच बताऊं, पावर ऑफ सबमिशन, ये एक बहुत बड़ा मैं एक लाइन बोलूंगी, सबमिशन में आना पड़ेगा। किसके? सिस्टम के प्रति सबमिशन में आ जाओ, मैनेजमेंट के प्रति। सच बताऊं, हम लोग मैनेजमेंट पे कई बार शक करते हैं कि पता नहीं कैसे प्रोडक्ट है, क्या है, सपोर्ट करती है नहीं करती, भाग गई। तो हमें 100% समर्पित होना पड़ेगा अपनी कंपनी को। सबमिशन में आओ अपने मैनेजमेंट के प्रति, क्योंकि फ्रेंड्स वो विजनरी लीडर हैं। मतलब 2004 में 2008 के बारे में सोचते थे, 2008 में वो 2012 के बारे में, आज 2020 है वो 2025 के बारे में सोचते हैं। फ्रेंड, जो चीज हमारे दिमाग में आती है ना, वो तुरंत हमारे सामने होती है। मैं सीरियसली बता रही हूँ, वो चीज तुरंत हमारे सामने होती है, क्योंकि हमारे से पहले वो सोच रहे हैं, उनको कितने साल का एक्सपीरियंस है। तो हमें सबमिशन में आना पड़ेगा। और सबसे बड़ा जो मैं चैप्टर बताती हूँ वो है अपलाइन के सबमिशन में आना। फ्रेंड्स, मैं अपलाइन पे तो आप सच बताऊं, आप मेरे से पूरा दिन बुलवा लोगे ना, मैं पूरा दिन बोल सकती हूँ कि हमें अपलाइन के सबमिशन में आना पड़ेगा। और सच बताऊं, अपनी ईगो को खत्म करना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं सेल्फ एस्टीम। ये चीज भी मैंने राजीव सर से सीखी थी कि हमें, सच बताऊं, हमें अपनी ईगो खत्म करनी पड़ेगी, जो मेरे अंदर बहुत ज्यादा थी। तो हमें सबमिशन में तब आएंगे जब हम अपनी ईगो को सेटिस्फाइड, मतलब हम लोग ईगो को सेटिस्फाइड करने में लगे रहते हैं। मेरे को क्यों बोला, मैं, मेरा, मुझे चाहिए। तो ये चीजें तो आप लोग बहुत सारे लोगों ने सीखी होंगी अभी जो राजीव सर की ट्रेनिंग चल रही है। मैं सच बोलूं, देखो, अगर किसी को सड़क पे झाड़ू लगाने को बोलोगे, आप किसी को अगर सड़क पे झाड़ू लगाने को बोल दो तो शायद खून खच्चर हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई यात्रा निकल रही हो तो लोग खुद से झाड़ू लगा देते हैं। आपको अपना आत्मसम्मान इसमें जोड़ना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर शादी में प्लेट उठाने को बोल दो किसी को कि प्लेट उठा के उधर रख दो, तो शायद लोग बुरा मान जाएंगे। लेकिन अगर लंगर की प्लेटें जो पत्तल होते हैं वो उठाने को बोलो तो सभी उठा देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां अपने अपने आत्मसम्मान वहां पे जोड़ा। तो फ्रेंड, अपने आत्मसम्मान को इस बिजनेस से जोड़िए। भगवान ने आपको चुना है कि बिजनेस, मतलब बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज करने के लिए आपको आपको चुना है भगवान ने उस चीज के लिए। और जो मैं बता रही हूँ कि 100% समर्पित होना पड़ेगा आपको अपने अपलाइन के प्रति। फ्रेंड्स, अगर मैं बताऊं, हम लोग डिपेंडेंट होते हैं अपलाइन पे। सीरियसली मैं बताऊं, हम लोग बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं अपलाइन पे। अपलाइन ही सब कुछ करे, हमारी मीटिंग दे तो अपलाइन दे, हमारे कुछ भी काम करे तो अपलाइन। आप ये मुझे बता दो कि कहाँ पे लिखा है, कहीं किसी बुक में लिखा है या किसी लिटरेचर में लिखा है कि अपलाइन बाध्य है आपको आगे बढ़ाने के लिए, अपलाइन का ये नैतिक कर्तव्य है कि आपको आगे बढ़ाए? कहाँ लिखा है फ्रेंड्स ये? लेकिन उसके बाद भी दुनिया का मात्र एक ऐसा शख्सियत होती है जिसे हम बोलते हैं अपलाइन, जो हमारे लिए हमेशा सामने खड़ा है। मैं सच बताऊं, अपलाइन डाउनलाइन पे तो सर ने भी आपको बहुत बड़ी पूरा एक दिन दिया था, मतलब जो 1 घंटे का सेशन होता है। और अपलाइन डाउनलाइन पे आप मेरे से पूरा दिन बुलवाओगे ना, मैं पूरा दिन बोल सकती हूँ फ्रेंड्स। क्योंकि मैं सच बताऊं, मैंने अपने आप को 100% समर्पित किया कम से कम 1 साल के बाद। क्योंकि उस टाइम मैं मेरे अंदर मैं बहुत ज्यादा थी। तो मैं बता रही थी, मात्र एक ऐसा शख्सियत है जो हमें आगे बढ़ाने में काम करता है, वो है हमारा एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन। मैं सच बताऊं, अपलाइन आपका गाइड है, अपलाइन आपका मेंटर है, आप अपलाइन आपका कोच है, वो आपका सर्वेंट नहीं है। हम लोग को हम गलत तरीके से यूज करते हैं। मतलब कोई भी काम करे तो अपलाइन करे, मीटिंग करे तो अपलाइन करे। क्यों भाई? अपलाइन ने कहाँ पे लिखा है ऐसा कि अपलाइन ही का कर्तव्य है आपको आगे बढ़ाना? मतलब आप एफर्ट ही ना करो। तो ये चीजें देखो हमें खुद से करनी पड़ेंगी। मुझे अच्छे से ध्यान है, जब मैंने स्टार्ट किया था बिजनेस, लोग मुझे इन्फॉर्मेशन देते थे, मतलब मुझसे परमिशन नहीं लेते थे, लोग इन्फॉर्मेशन देते थे, मैडम मैंने आपकी मंडे की मीटिंग सेट कर दी है। मुझे सही बताऊं, इतना गुस्सा आता था कि मेरे से, मतलब मुझे ऐसा लगता था मैं उनके यहाँ नौकरी कर रही हूँ।
है ना। तो मैं पूछती थी, आप मेरे से पूछते क्यों नहीं हो कि मैं इस दिन आपकी मीटिंग रख रही हूँ, या मेरे से परमिशन क्यों नहीं लेते। तो कहते मैडम आपसे क्या परमिशन लेनी है, आपसे क्या, आप मतलब मैं कहती थी कि मेरे से पूछो, कहते नहीं परमिशन तो उनसे लेनी है जिनकी मीटिंग करवानी है। मैं कहती हूँ अपलाइन को तो सब वेला समझते हैं, जैसे अपलाइन मतलब हम उसने हमें ज्वाइन करा के बहुत बड़ा एहसान कर दिया, है ना। तो अपने मैं फ्रेंड्स आपको एक लाइन बोलना चाहूंगी, जो रिगार्ड आप अपने अपलाइन को दोगे ना, बिलीव करना वही यूनिवर्स आपको देगा, ये फैक्ट है। जो जो रिगार्ड आप दोगे, हम लोग हमेशा ब्लेम मोड में रहते हैं, अपलाइन ने ये नहीं किया, अपलाइन ने वो नहीं किया। तो अरे अपलाइन ने, सच बताऊं, आपका फॉर्म भर दिया ना, तो ये समझो बहुत बड़ा काम कर दिया। सीरियसली बता रही हूँ यार। एक बात बताओ, मैं आप लोगों से ही पूछती हूँ, क्या आपके दादाजी होते, अगर आपके दादाजी ना होते, सोचो आपके दादाजी ना होते तो क्या आप इस दुनिया में होते। ऐसे ही फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी, अगर आप हो ना, मतलब अगर आपका अपलाइन नहीं होता ना, तो आप भी शायद इस बिजनेस में नहीं होते। फ्रेंड्स अपने अपलाइन को पूज लो, सीरियसली बोल रही हूँ, अपने अपलाइन को पूजो। पता है, होता तो वो होता था, कुछ नहीं होता। अगर ये नहीं होता तो वो भी नहीं होता, होना होता तो बहुत पहले हो गया होता। सीरियसली बताऊं, अपने अपलाइन को पूजो। अपने अपलाइन जैसा अपलाइन बोले ना, 100% समर्पित में आओ अपने अपलाइन के। सीरियसली बता रही हूँ मैं, आपको 100% समर्पित में आना पड़ेगा। और मैं एक लाइन जो हमेशा जो मैं आपको 4 रूल्स, आपको गोल्डन लाइंस और बताना चाहूंगी। 4 गोल्डन लाइंस जो मैं हमेशा सभी को अपने मीटिंग्स में बताती हूँ। कोई भी कोई भी नया काम करने से पहले, कोई भी नई चीज करने लगे हो, तो अपने अपलाइन से परमिशन लो। सीरियसली, ये कुछ गोल्डन कीज हैं जो आपको आगे बढ़ाने में बहुत सफल, मतलब बहुत आगे बढ़ाएंगे। कुछ भी नई चीज करने से पहले अपने अपलाइन से परमिशन लो। अगर अपलाइन उस चीज को हामी भरेगा ना, तो ही आपको उस चीज को करना है, अगर आप 100% समर्पित में हो। ठीक है। दूसरा मैं बताती हूँ, कोई भी नेगेटिव बात नहीं करनी है अपनी डाउनलाइन से और अपनी क्रॉस लाइन से। ये चीज भी बहुत मायने रखती है, नहीं तो ये चीज पूरा बिजनेस को तहस नहस कर सकती है। आपको करना क्या है, कोई भी नेगेटिव बात अपनी डाउनलाइन से नहीं करनी और अपनी क्रॉस लाइन से नहीं करनी। तीसरा जो मैं रूल बताती हूँ, नेवर मैसेज विद एनीबॉडी ईगो मनी, है ना। तो मतलब आपको करना क्या है, किसी के साथ भी ईगो के साथ आपको खिलवाड़ नहीं करना। जैसे सच बताऊं, ईगो मेरे अंदर बहुत ज्यादा थी, और ये मेरी ईगो सच बताऊं कैसे निकली है। मेरे को राजीव सर ने एक बुक बोली थी, लोक व्यवहार में कुशलता। मैंने वो बुक जब से पढ़ी, तब से मैंने लोगों को समझना चालू किया। फ्रेंड्स, वो बुक ने तो सच में मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लेके आए हैं। कि जो बंदा हमें पसंद, मतलब मैंने उसकी जो लाइंस कुछ पढ़ी है, जो बंदा हमें पसंद नहीं है ना, चाहे वो जितना मर्जी अच्छी काम करे, हमें उसकी कोई भी चीज पसंद नहीं आएगी। लेकिन जो बंदा हमें पसंद है, जो बंदा हमें पसंद है, वो कुछ भी गलत काम भी करेगा ना, तो भी हमें उसकी वो चीज पसंद आती है। फ्रेंड्स, हमें, मैं सच बताऊं, उस बुक को अगर आपने अपने अंदर ढाल लिया, वो और एक सवाल ही जवाब है, अगर आपने इस बुक को अपने अंदर ढाल लिया ना, तो बहुत सारे बदलाव आते हैं। मेरी ईगो खत्म जो हुई थी ना, उस बुक के थ्रू ही हुई थी। मैंने लोगों को समझना चालू किया, अपनी ईगो को खत्म किया, लोगों को अप्रिशिएट करना चालू किया। आज मुझे लोग, मतलब मैं लोगों को अप्रिशिएशन जो मैंने सीखा है ना, वरना मैं अपने आप को, लोग मेरी तारीफ करो बस, किसी और की तारीफ क्यों हो रही है, मैं ऐसी थी। लेकिन मैंने जब लोगों को अप्रिशिएट करना स्टार्ट किया, तो मुझे पता लगा कि अपना, किसी को अपना बनाना है ना, तो एक बहुत बड़ा जो योगदान देती है, वो ये बुक देती है, लोक व्यवहार में कुशलता। तो फ्रेंड्स, ये बुक पढ़नी सभी के लिए बहुत जरूरी है। शुरुआती उसमें किसी के पैसों के साथ खिलवाड़ मत करो। सीरियसली, मतलब बहुत सारे लोग करते हैं, अपनी आईडी पे कटवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये सब चीजें, किसी ने पूछा है कि आपने फर्स्ट बुक का नाम क्या दिया था, लोक व्यवहार में कुशलता, और जो दूसरी बुक है वो है सवाल ही जवाब है। ये 2 बुक को अपने अंदर, सच में बता रही हूँ, कम से कम 4 से 5 बार आप पढ़ लो। और जो मैं चौथा रूल बताती हूँ, नेवर एम्बेरेस्ड योर अपलाइन इन फ्रंट ऑफ अदर। सीरियसली फ्रेंड्स, अपने ये बहुत गोल्डन रूल बता रही हूँ, अगर अपने अपलाइन से कुछ भी पूछना है तो अकेले में पूछो। ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे आपके अपलाइन को शर्मिंदा होना पड़े, या आपका अपलाइन जवाब ना दे पाए। मतलब अपने अपलाइन को, मैं सच बता रही हूँ, आपको पूछना पड़ेगा। आज मैं सच बताऊं, आज मैं अपने अपलाइन के लिए 100% समर्पित हूँ। आज भी मेरा अपलाइन अगर मुझे बोले ना कि एकता आप धूप में खड़े हो जाओ, आपका 5 लाख रुपए का चेक आएगा, मैं सच बताऊं, मैं किंतु परंतु इफ बट कुछ भी नहीं बोलूंगी। बिकॉज मैं सच बताऊं, मेरे अंदर डाउट कभी आता ही नहीं अपलाइन को लेके। जो बोल दिया उन्होंने, मैं पूछूंगी नहीं सर ऐसा करने से क्यों आएगा, वैसा करने से क्यों आएगा। तो मैं कभी भी ये चीजों को नहीं पूछूंगी। और सबसे बड़ी बात, मैं आप लोगों को एक लाइन जो हमेशा से बोलती हूँ, देखो 100% समर्पित करोगे, क्योंकि अपने आप को ऐसा बनाओ
कि आपके अपलाइन का मन करना चाहिए आपसे मिलने का, आपसे बात करने का। आपने आपको ऐसा बनाओ, है ना। और आपको डेली चाहे 2 मिनट की बात करो अपने अपलाइन से करो, चाहे आप उसका हालचाल पता कर लो, लेकिन आप बात करो। आपको डेली अपने एक्टिव इफेक्टिव जो आपका अपलाइन है आपको उससे बात करनी है। आज आप राजीव सर से पूछ सकते हो, मतलब डेली मैं उनसे बात करती हूँ। आप मेरी टीम से पूछ सकते हो, डेली वो मुझसे बात करती है। तो आपको मतलब ये चीज जो हम करेंगे ना वो यूनिवर्सल है। मैं सच बताऊं, जैसा आप करोगे डुप्लीकेशन है, बिल्कुल डुप्लीकेशन है। आप जो करोगे वो आपकी टीम देख रही है, क्योंकि डाउनलाइन कभी भी वो नहीं करती जो आप कहते हो। डाउनलाइन हमेशा वो करेगी जो आप करते हो। आप जैसा करोगे आपकी टीम आपको देख रही है वैसे ही करेगी। आप मीटिंग में आ रहे हो, कई लोग क्या करते हैं मीटिंग में आ जाते हैं, कई लोग आते हैं। मैं सबसे वो करूंगी, आप एक बार मैसेज मत कीजिए, मैं एक्चुअली डिस्टर्ब हो जाती हूँ। और मैं एक बात बताना चाहूंगी, देखो क्वेश्चन आंसर जो भी है वो हम कर लेंगे बाद में, लेकिन आपको क्या करना है, आपको 100% समर्पित करना है अपलाइन को। जैसा अपलाइन ने बोल दिया ना, क्योंकि मैं सच बताऊं मैं पूरा दिन बोल सकती हूँ अपलाइन के उसमें, तो आपको 100% समर्पित करना है। और लास्ट में मैं जो हमेशा एक लाइन बोला करती हूँ, एक बात मतलब हमेशा याद रखनी है, बेहतरीन दिनों के लिए, ध्यान से सुनना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से हर हाल में लड़ना पड़ेगा आपको। अगर आपको मतलब एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए तो सच बता रही हूँ, आपको कुछ अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना पड़ेगा। अपने आप को स्ट्रेच करना पड़ेगा। ये स्ट्रेचिंग पावर जो सीखी है ना मैंने, ये राजीव सर से सीखी है कि जितना कर सकते हो ना उसे स्ट्रेच करो, उससे 2 कदम आगे बोलो जो करना है। और जो करना है, जो बोलना है ना, जैसे पावर ऑफ योर स्पोकन वर्ड, जो बोलोगे वो करना है। हम लोगों ने कुछ रूल्स बना रखे अपनी टीम में, जैसे जो बोल दिया वो करना है, नहीं करोगे तो आपको ये सजा मिलेगी। और सजा भी खतरनाक, क्योंकि सच बताऊं मेरे अपलाइन ने मुझे सजा ऐसी ऐसी दे रखी है। कहते हैं ना, हम लोग बुरा मान जाते हैं, हमारे अपलाइन ने ऐसा क्यों बोल दिया वैसा क्यों बोल दिया। मेरे अपलाइन ने मुझे ऐसी ऐसी सजा दी है, जैसे 10 बजे के बाद ऑनलाइन नहीं आना। और मुझे अच्छे से ध्यान है, जो चीज मुझे पसंद हुआ करती थी और जो मैंने टारगेट ले लिया, अगर मैंने वो पूरा नहीं किया तो वो टारगेट, मतलब अगर मैंने पूरा नहीं किया तो जो सजा मिलती थी, जैसे 1 महीने के लिए व्हाट्सएप उड़वा दिया मेरा कि अब व्हाट्सएप नहीं देखना। अपनी डीपी, मुझे डीपी चेंज करने का बहुत शौक था, तो जब मैंने क्राउन का सर से बोला सर मैं इस महीने क्राउन करूंगी, मतलब होता ना मतलब मैं सब कुछ कर सकती हूँ, तो सर मैं 1 महीने के अंदर क्राउन करूंगी, नहीं किया, सजा क्या मिली कि आप 6 महीने तक ये डीपी हटाओगे नहीं। तो डीपी मेरी लगी रही जब 6 महीने, मुझे मतलब मेरे को इतनी परेशानी नहीं हुई। परेशानी हुई थी क्योंकि वो मेरा फेवरेट काम था, हर थोड़ी थोड़ी देर में डीपी चेंज करना। मुझे इतनी परेशानी नहीं हुई जितने मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए थे उनको परेशानी हुई कि एक तो मैडम जिंदा भी हैं या उन्हें कुछ हो गया। तो बहुत सारे लोग टेंशन में आ गए थे कि एक तो मैडम, मतलब मेरे से ज्यादा लोगों को चिंता होने लगी कि डीपी चेंज नहीं हुई मैडम की। तो फ्रेंड्स, आपको कुछ बेहतर करने के लिए अपने आप को स्ट्रेच करना पड़ेगा, सरेंडर मोड में आना पड़ेगा, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। लगातार जो आपके अपलाइन आपको बोल रहे हैं जूम मीटिंग में आने के लिए, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, जूम मीटिंग में आइए। जो आपके अपलाइन ने बोली, ध्यान से सुनना, जो आपके अपलाइन ने आपको मीटिंग बोली, आपको मीटिंग को अटेंड करना है, अपलाइन के खिलाफ नहीं जाना। अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो मैं रूल्स बता रही हूँ आपको। सोशल मीडिया का जमाना है, आपको सोशल मीडिया पे जितने भी सेमिनार्स होते हैं आप उसे सोशल मीडिया पे प्रमोट करो, है ना। जो भी सेमिनार होते हैं फोटो डालो। आपको मेरे साथ जुड़ना है तो इस नंबर पे कॉल करो। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ना, अभी कोरोना इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला, तो आपको क्या करना है, सोशल मीडिया पे प्रमोट करना है अपने आप को। क्योंकि लोग आज के टाइम पे देखो, नेटवर्कर बहुत सारे टूट टूट के आ रहे हैं। लोग जुड़ना किसके साथ पसंद करेंगे, आप में ऐसी क्या खास बात है लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करें। आपने कभी सोचा आपने अपने आप को क्या मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बनाया कि लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करें। आपने अपने आप को जो चिम्मुक बनाया कि लोग आपके साथ बोले कि सर मुझे आपके जैसा बनना है, मुझे आपके साथ जुड़ना है। अपने दिल पे हाथ रख के सोचना कि आपने ऐसा क्या काम किया है कि लोग आपके आपके जैसा बनना चाहें, लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करें। फ्रेंड्स, आपको अगर ऐसा बनना है तो आज का टाइम जो है वो है सोशल मीडिया। आपको इंस्टाग्राम पे प्रमोट करना पड़ेगा खुद को देखो, कोई किसी को प्रमोट करने नहीं आएगा, आपको खुद से प्रमोट करना है अपने आप को। कि चाहे आपके पास गाड़ी ली है आपने, यहाँ से आपका चेक जितना भी आ रहा है, मैं कहती हूँ शर्माओ मत, जितना भी आ रहा है आप स्टार्टिंग करो। क्योंकि गिरोगे उठोगे चलोगे फिर दौड़ोगे, गलतियां होंगी, है ना। वो आपको उससे हार नहीं मानी। फिर मैं फ्रेंड्स एक लाइन जो बोलती हूँ, जिंदगी कोई मैगी नहीं है, ध्यान से सुनना, जिंदगी कोई मैगी नहीं है जो 2 मिनट में बन जाएगी। समय लगता है, 3 से 5 साल इस बिजनेस को देना पड़ेगा।
तो आपको बिजनेस को देना जो है ना, आपको आज से ही काम चालू करिए। कि बल्कि मैं तो आपको बोलना चाहूंगी, सोशल मीडिया पे जितना एक्टिव रहोगे ना, अपनी प्रमोशन डालोगे, अपना चेक आ रहा है, चाहे अपनी छोटी सी वीडियो डालो, कुछ भी डालो, लेकिन सोशल मीडिया पे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, इसको प्रमोट करो। मतलब अपने आप को प्रमोट करो, किसी और के चैनल को नहीं, अपने आप को प्रमोट करो, ताकि लोग दिखे। जो भी टूटेगा ना किसी और टीम से टूटेगा, तो लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करें, यार ये बहुत मेहनती है। लोग सच बताऊं, ये बिजनेस को ज्वाइन नहीं करते हैं, लोग आपको ज्वाइन करते हैं। कोई छोड़ के जाता है तो ये बिजनेस को छोड़ के नहीं जाता, कोई छोड़ के जाता है तो आपको छोड़ के जाता है। तो फ्रेंड्स, वो अपने अंदर वो देखो क्या चीज ऐसी है कि मैं अपने आप को, लोग मुझे छोड़ के जा रहे हैं। बहुत सारे लोग आते हैं ना, मैडम हमें तो हमारी टीम से वो चला गया, आज वो छोड़ के चला गया। तो फ्रेंड्स, आपको अपने आप को ऐसा बनाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मैं लास्ट में एक लाइन जो हर मीटिंग में बोला करती हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत कीमती लाइन बता रही हूँ। आपका सामान आपका सम्मान नहीं बढ़ाता। ध्यान से सुनना, आपका सामान आपका सम्मान नहीं बढ़ाता, आपका कमाया हुआ सम्मान आपके सम्मान का सम्मान बढ़ा देता है। सर के ऊपर से निकल गई होगी, थोड़ा सा धीरे धीरे बोलती हूँ और उसको एक्सप्लेन करती हूँ। आपका सामान आपका सम्मान नहीं बढ़ाता, है ना। हमारा सामान यानी कोई भी, हमारा घड़ी हो गई, हमारी टी शर्ट हो गई, वो हमारा सम्मान नहीं बढ़ाएगा। लेकिन जो हमारा कमाया हुआ सम्मान है, जो हमने इज्जत कमाई है, जो हमने रिस्पेक्ट कमाई है, हमारा कमाया हुआ सामान हमारे सम्मान का सम्मान बढ़ा देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज मैंने ये घड़ी पहनी है, ठीक है, ये मैंने घड़ी पहनी है। अगर मैं कमाती हूँ 20,000 रुपए महीना, ठीक है, मैं कमाती हूँ 20,000 रुपए महीना, लेकिन मैंने बोल दिया कि ये देखो, ये घड़ी मैंने 1 लाख रुपए की पहनी है, तो शायद लोग मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने वो सम्मान कमाया ही नहीं है। लोग मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, वो कहेंगे यार 20,000 तो खुद कमाती है, कहाँ से 1 लाख रुपए की घड़ी पहन ली। तो मैंने वो सम्मान नहीं कमाया। लेकिन हाँ, आपका कमाया हुआ सम्मान आपके सम्मान का सम्मान बढ़ा देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं 2.5 से 3 लाख रुपए महीना कमाती हूँ और मैंने ये घड़ी पहनी है। अगर देखो मैं बोलूं, मैंने ये घड़ी, सपोज करो, वैसे मैंने खरीदी पटरी से नहीं है, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने बोल दिया ये घड़ी मैंने पटरी से खरीदी है, ठीक है, मैंने ये खरीदी है, सपोज ये घड़ी 100 रुपए की है। लेकिन अगर मैंने मेरे से किसी ने पूछा कि मैम आपकी घड़ी बहुत अच्छी लग रही है, आपने कहाँ से ली, मैं बोलूंगी यार मैंने ये घड़ी जो पहनी है ना 50,000 रुपए की खरीदी है, या मैंने 1 लाख रुपए की, यार मैं तो ब्रांडेड चीजें पहनती हूँ, मुझे ब्रांडेड चीजें पसंद है। बिकॉज मैं यार 2.5 से 3 लाख रुपए कमाती हूँ, तो क्या मैं अपने ऊपर इतना भी खर्च नहीं कर सकती। और मैंने क्या बोला कि ये घड़ी 50,000 की है, तो शायद लोग सोच सकते हैं कि मैडम 3 लाख रुपए कमाती है, तो ये घड़ी वो परचेज कर सकती है, क्योंकि मैंने वो सम्मान कमाया है। फ्रेंड्स, मैंने वो सम्मान कमाया है कि लोग विश्वास करेंगे, चाहे ये 100 रुपए की घड़ी है, ये 100 रुपए की घड़ी है चाहे, लेकिन लोग मेरे पे विश्वास करेंगे, क्योंकि मैंने वो सम्मान कमाया है। लेकिन अगर मैंने वो सम्मान नहीं कमाया ना, तो मैं ये घड़ी, अगर मैं 10,000 रुपए कमाती हूँ ना, तो मैं 50,000 की घड़ी नहीं पहनूंगी। मैं हर एक के लिए नहीं बोल रही, मैं बहुत सारे 99.9% लोग ऐसे ही होंगे, है ना। तो आप फिर ध्यान से लाइन सुनो, आपका सामान आपका सम्मान नहीं बढ़ाता, आपका कमाया हुआ सम्मान आपके सम्मान का सम्मान बढ़ा देता है। बहुत पावरफुल लाइन है और मेरी फेवरेट लाइन है, गोल्डन लाइन है। तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए और आपको अपने आप को ऐसा बनाना है, मतलब काम करना स्टार्ट कीजिए। सभी लोग आपके साथ हैं और सच बताऊं, आज तो मेरे से कोई भी सपोर्ट मांगता है ना, आज मेरे अंदर से मुझे मेरी टीम सब खत्म हो चुका है। आज मैं सच बताऊं, मैं आप लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ। मैं आज 100% समर्पित हूँ आप लोगों के लिए। मैं ये नहीं देखती मेरी टीम है, क्योंकि बिकॉज मैंने मैनेजमेंट की जो सोच देखी है ना, हमारा में जियो, हमारा बिजनेस है, वेस्टीज एक फैमिली है, हमारी फैमिली है। तो आज मेरे पास अदर टीम के भी कोई क्वेश्चन आते हैं तो मैं उनको भी आंसर देती हूँ, बिकॉज सच बताऊं, हम लोग एक फैमिली है। और खासकर फीमेल्स, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर फीमेल्स आगे बढ़ती हैं, लेकिन फीमेल्स को इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। देखो आपको वो अपना मतलब अगर अपने आप को निखारना है, क्योंकि सच में फीमेल जो होती है ना, वो मल्टी टैलेंटेड होती हैं, वो बहुत बड़ा कर सकती हैं अगर करने पे आ जाए तो। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं वो अपने बारे में कभी नहीं सोचेंगी, हस्बैंड को ये पसंद है, बच्चों को ये पसंद है, अपने लिए बचेगा तो खा लेंगी, अपने लिए कभी बनाती नहीं है। स्पेशली बहुत मतलब रेयर होंगी जो जिनको खाने पीने का शौक होगा वो बना ले, नहीं तो फीमेल्स अपने बारे में कभी नहीं सोचती हैं।
तो आप अपने आप मल्टी टैलेंटेड हैं, मतलब हस्बैंड को देख लिया, बच्चों को देख लिया, सब कुछ कर सकती हैं, बिजनेस को भी देखती हैं, फैमिली को भी देखती हैं, अपने इन लॉज को भी देखती हैं, घर को भी देखती हैं, और शादी होने के बाद अपने माँ बाप को भी देखती हैं। मल्टी टैलेंटेड है, और सच बताऊं मैं सल्यूट करती हूँ एक एक फीमेल को। और सच में आपके अंदर वो शक्ति है, आप करने पे आ जाओ तो बहुत बड़ा कर सकते हो। सभी फीमेल्स के लिए बोल रही हूँ मैं ये लाइन। और सच में अगर आप करने पे आ जाओ ना, लेकिन आपको कुछ सीरियल्स को, टीवी को बिल्कुल बायकॉट करना पड़ेगा, इनको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से हमेशा नेगेटिविटी ही आएगी। क्योंकि मैं जब भी देखती थी सास भी का भी बहू है, ये हो गया, इसकी बहू भाग गई, इसकी लड़ाई हो गई, उसका बेटा भाग गया, वो इसको लेके भाग गया, तो नेगेटिव चीजें हमेशा सुनने को मिलती थी। मैंने सच बताऊं, मुझे 6 साल 6.5 साल हो गए वेस्टीज को ज्वाइन किए हुए। 2 साल 1.5 साल मैंने टीवी जो मैंने लगातार देखा था, उसके बाद से आज 4.5 साल से मैंने टीवी नहीं देखा, कोई मूवी नहीं देखी, कोई थिएटर में नहीं जाती। मुझे मतलब वो चीजें पसंद ही नहीं है आज की डेट में। सिर्फ मुझे अच्छी अच्छी चीजें सुनना, अच्छी अच्छी लोगों से बात करना, आज मेरा शौक बिल्कुल चेंज है। तो फ्रेंड्स, आप फीमेल्स को बोलूंगी इंडिपेंडेंट बनाइए अपने आप को, आप बहुत बड़ा करने के लिए बनी है। और सभी मेल से जो रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपकी वाइफ, आपकी बेटी, आपकी बहू अगर कुछ करना चाहती है ना, तो प्लीज मैं आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी, उनको रोकिए मत। वो बहुत बड़ा करने के लिए बनी है, और कभी भी आपकी मर्यादा को, आपकी इज्जत को वो ठोकर मार के नहीं जाएंगी, अगर आप उन्हें सपोर्ट करेंगे तो। कई की फीमेल्स बहुत जिद्दी होती हैं, वो भी क्यों बनती हैं जिद्दी? वो हम लोग जिद्दी होते नहीं है, वो जिद्दी हमें कहीं ना कहीं हमारी फैमिली बनाती है। कहीं ना कहीं मतलब आप अपने अंदर झांक के देख सकते हो, कहीं ना कहीं हम ही लोग ऐसे हैं। अगर आप उन्हें, अपनी फीमेल्स को सपोर्ट करो, आप लेडीज को सपोर्ट करो, यार मुझे पता है, आप उन्हें अप्रिशिएट करो, मुझे पता है तू बहुत बड़ा करने के लिए बनी है, मुझे पता है तू आगे बढ़ेगी, मुझे पता है तू बहुत बड़ा कर सकती है, आप उन्हें अप्रिशिएट करो तो सही। आप उन्हें अप्रिशिएट करोगे ना फ्रेंड्स, वो आपको बहुत बड़ा करके दिखाएंगी और आपको साथ में लेके चलेंगी। और कहीं ना कहीं मैं सच बताऊं, ये बिजनेस है यूनिटी का। और सच बताऊं, 1 और 1 11, अगर आपका सपोर्ट मिलेगा ना फीमेल्स को, और फीमेल्स को भी बोलूंगी, आप अपने, अगर आप बिजनेस नहीं कर रही हैं तो आप अपने हस्बैंड को सपोर्ट करो। क्योंकि ये बिजनेस जो है वो हस्बैंड वाइफ का बिजनेस है, जहाँ पे हस्बैंड वाइफ मिलके अगर प्लान दिखाने कहीं जा रहे हैं ना, तो प्लान का जो रेशो है ना वो डबल हो जाएगा। लोग देखते हैं यार हस्बैंड वाइफ मिलके बिजनेस कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं करें। और जो लोग देखेंगे हस्बैंड वाइफ आ रहे हैं और वाइफ अगर अकेले सुन रही है, तो कहीं ना कहीं उसका हस्बैंड अगर इधर उधर घूम रहा है तो वो देखेगा, देखो ये हस्बैंड वाइफ, इसका भी तो हस्बैंड सपोर्ट कर रहा है, तो क्या पता मैं भी अगर इसे सपोर्ट करूं तो ये भी आगे निकल जाए। तो फ्रेंड्स प्लीज सभी से मेल से रिक्वेस्ट करूंगी, अपनी बेटियों को, बहुओं को, वाइफ को रोको मत, अपनी मम्मी को रोको मत, है ना, बहुत बड़ा करने के लिए बनी है वो। विद दिस थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल्थ। और ओवर टू राजीव सर। थैंक यू सो मच एकता मैम, आज इतनी शानदार स्टोरी शेयर करने के लिए और इतनी अच्छी एजुकेशन हम लोगों को देने के लिए। और वैसे भी मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मेरा मानना है कि फीमेल्स इस बिजनेस को ज्यादा अच्छे से कर सकती हैं, क्योंकि इस बिजनेस को करने के लिए 2 गुण चाहिए होते हैं। पहला गुण होता है केयरिंग एटीट्यूड। दोस्तों, जो भी लोग इस बिजनेस में केयरिंग एटीट्यूड रखते हैं, अपनी डाउनलाइन का ध्यान रखते हैं या लोगों का ध्यान रख सकते हैं, वो इस बिजनेस में बहुत तेजी से सफल होते हैं। और दूसरा गुण इस बिजनेस में चाहिए होता है ज्यादा बोलने का। इससे ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं। तो लेडीज के लिए ये बिजनेस वाकई में बहुत बढ़िया है, क्योंकि एक मैम थी, उन्होंने बोला सर हमें तो रोकना पड़ता है बोलने से। तो लेडीज के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और हमारी जो सरकार का डेटा है वो भी यही बोलता है कि इस बिजनेस के अंदर मोर देन 70% फीमेल सफल होती हैं। क्योंकि जो फीमेल्स हैं वो पहली बात तो केयरिंग होती हैं, बहुत केयर करना जानती हैं, और केयर करना उनके नेचर में है। और दूसरी चीज, क्योंकि इस बिजनेस में डाउनलाइंस की जितनी केयर करेंगे, आपका बिजनेस उतनी तेजी से ग्रो करेगा। और दूसरी चीज, वो बात करना जानती हैं, बात करना चाहती हैं। एक बड़ा प्रैक्टिकल सा मैं वाक्य आपको बताता हूं। अगर हम लोग दिल्ली से लखनऊ जाएं या कानपुर जाएं शताब्दी में बैठ के, लगभग 5 से 6 घंटे की जर्नी है, हम शायद अपने पड़ोस वाले का नाम भी ना पूछें कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, कहां से बिलोंग करते हो। और अगर 2 औरतें या 2 लेडीज दिल्ली से कानपुर जाए शताब्दी में बैठ के, 6 घंटे के लिए अगर 2 लेडीज एक साथ बैठ जाएं, तो तुम्हारी ससुराल कहाँ है, तुम्हारा मायका कहाँ है, तुम्हारा देवर कैसा है, आज घर में क्या बना। और एक मैम तो बोली सर कभी कभी तो हम ये भी भूल जाते हैं कि कानपुर आ गया। तो फीमेल्स आर वेरी टॉकेटिव, वो इस बिजनेस में बहुत सफल हो सकती हैं। लेकिन जो मेंस हैं, आदमी लोग हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, हम ये दोनों चीजें धीरे धीरे सीख सकते हैं और हम भी इस बिजनेस में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो आज का जो दिन था वो फीमेल्स के नाम रहा। थैंक यू और मैम, एकता मैम, मैं चाहूंगा थैंक यू सर बोलने का मौका दिया। सर मेरी बात करूँ तो मैम
की बदौलत मैं वेस्टिज सिस्टम में आया हूँ। उससे पहले मैंने कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग का कभी कुछ नहीं सोचा। फर्स्ट मीटिंग अटेंड की मैंने मैम की और वहीं से मैंने जर्नी शुरू की। उससे पहले मैं भी, जैसा मैम बता रहे थे, नेगेटिव था, मेरे सारे फ्रेंड सर्किल नेगेटिव थे, लेकिन मैं आज जो कुछ हूँ मैम की बदौलत हूँ। और मैम, मैं टीम जेके रोशन सर, सॉरी सर, मैं जेके रोशन सर की टीम जोधपुर से हूँ सर, और बस सीख रहा हूँ सर अभी बिजनेस को, और बस नक्शे कदम पर चल रहा हूँ अपने सारे एक्टिव अपलाइन के। बस ज्यादा तो क्या बोलो सर, मैम ही मेरे गुरु है। फर्स्ट मैंने इन्हीं की मीटिंग से मैम आपको ही देख के मैं इसी बिजनेस में आया था। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं मैम से एक बार बात करना चाहूंगी, आंटी जी से एक बार। आप भी आंटी 2 लाइनें बोलिए, आपको सुनना चाहेंगे हम। आपको मैं लगातार देखती हूँ मीटिंग्स में। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग जी। मेरा नाम रामज्योति शर्मा है और मैं भी जोधपुर से बिलोंग करती हूँ। बेटे के साथ आईडी से काम करती हूँ। और अभी तो आपने ये गोल्ड डायरेक्टर अचीव किया है अभी इसी महीने में, और आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत खुशी होती है आपकी मीटिंग सुनकर, मेरा एकदम दिल इतना खुश हो जाता है, जागृति आ जाती है, बहुत अच्छा लगता है मैम। और हम भी जहाँ सोचते हैं कि बहुत जल्दी आगे बढ़े, और 2020 के अंदर तो बहुत ही आगे बढ़ना है, कोशिश कर रहे हैं और अभी वैसे सीख रहे हैं। अभी आपकी सबकी बदल वजह से गुरु तो मेरे बच्चे के आप ही हो। आपकी मीटिंग देख के, आपकी मीटिंग देख के इसको बहुत खुशी होती है, मेरे को नहीं होती। आज आपने बोले बहुत अच्छा लगा, बहुत ही दिल से धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू मैम, आपका तो आशीर्वाद चाहिए, आपको लगातार मैं मीटिंग में देखती हूँ वैसे तो। सबके लिए आशीर्वाद है, करोड़ों में खिलो, भगवान करे और आपको बहुत आगे बढ़ो। और मेरे तो सबके साथ में यही है, सबके साथ में आशीर्वाद है मेरा। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छा लगा आज आपकी मीटिंग अटेंड करके, बहुत अच्छा लगा। वाकई में स्टोरी इतनी जबरदस्त थी मैम कि आपको मैं आंसू क्या, मन में दिल में इतनी खुशी है कि वाकई में कि आपने हम लोगों को लायक समझा कि हजारों के बीच आपने बुलाया, और इतना इज्जत का मान सम्मान वाकई में कहीं नहीं मिल रहा था, जो कि इस वेस्टिज में आने के बाद इतना ज्यादा हमें सम्मान मिला। और प्लस आपके साथ होने के बाद हमें इतनी वैल्यू मिल रही है कि वाकई में लगता है कि मैम से मिलने के लिए लोगों को इतनी मेहनत करनी पड़ती, लेकिन मैम हमारी बड़ी बहन के तरीके बन चुकी हैं, हमारे घर का हिस्सा बन चुकी है, हमारे दिल का हिस्सा बन चुकी है। बहुत अच्छा लगता है मैम, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत थैंक यू। लव यू स्टोरी, बहुत लव यू। क्या बताएं मैम, जितनी खुशी हो रही है कुछ बोल नहीं पा रहे हैं कि आपसे मिलके तो वाकई में इतना जबरदस्त लग रहा है मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। बड़ी बहन या माँ का दर्जा आपने दिया हम लोगों को, इतना अच्छा मान सम्मान दिया कि वाकई में कहीं मान सम्मान नहीं मिल रहा था। जिस तरीके से आपने अपनी स्टोरी बताई, वाकई में कहीं ना कहीं हम सबकी स्टोरी ऐसी है कि जबरदस्त। मैम थैंक यू, मैम थैंक यू, मैम थैंक यू। आप परेशान हो रहे हैं वाकई में मैम, क्या बताया जाए कि थैंक यू मैम। बिल्कुल, हाँ जी प्रदीप जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? अपनी मैम और बहन के लिए हम सब व्यक्ति जितने लोग बैठे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एक वर्ड इनके लिए होगा, आप सब लोग कहेंगे, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। बचपन से बहुत बहुत सीखा, बहुत ठोकरें खाई, कहीं प्यार मोहब्बत नहीं मिला। 14 साल की उम्र से होटल में वेटरगिरी करी, किसी ने ढंग का कुछ नहीं लाइक किया। आज पहली मर्तबा 30 से 34 साल की उम्र में मैं भी एक ऐसी थी जो हमारा दर्द समझी और हमको अपना समझी। मैं लखनऊ से हूँ, मैं लखनऊ अमीनाबाद में रहता हूँ, और हमको इतनी प्यारी बहन मिली, हमको नहीं पता था। मैम तो है, ये सबके लिए है, लेकिन मेरे दिल में एक जगह थी कहीं मेरी बहन होंगी, आज भगवान ने हमको दे दी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज तो आपने भी इमोशनल कर दिया। थैंक यू सो मच सर। ओवर टू राठौर जी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। Thank you so much all of you. Thank you Rajiv sir, thank you Ekta ma'am,
थैंक यू, थैंक यू. अब झाली अपने पास. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू एकता मैम. थैंक यू. थैंक यू सो मच. एंड मैं लास्ट में, वैसे आज के सेशन के लिए कोई वर्ड नहीं है मेरे पास, क्योंकि आज हमने संघर्ष से सफलता का सफर सुना एकता मैम के जरिए, और वही लास्ट में मैं आपसे एक बात जरूर शेयर करना चाहूंगा. ये है द रियल लाइफ हीरोज. ये रियल लाइफ हीरोज है, आप सब भी हो इसमें शामिल. और एक शेर फिर से मुझे आज याद आता है, जब किसी को इस तरह से मैं सुनता हूँ ना, मेरे को वो पुराना मेरा जमाना याद आता है. तो एक शेर है जो मैंने कई जगह पे सुना है इसे, कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा. जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में जरूर छाला होगा. बिना संघर्ष के चमक नहीं मिलती, बिना संघर्ष के चमक नहीं मिलती. जो जल रहा है तिल तिल, उसी दिए में उजाला होगा.